स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं और मेरा नाम रेणुका है। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10 साइंस का एनसीईआरटी बुक का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज का बेनिफिट आपको ये है कि इस सीरीज में पहले हम आपकी एनसीईआरटी बुक लाइफ प्रोसेस का टॉपिक कवर करेंगे, देन उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। फर्दर उस टॉपिक से अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है तो वो भी कवर करेंगे और फाइनली जब बोर्ड एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। तो इस सीरीज का बेनिफिट आपको ये है कि इस सीरीज में आपको सब कुछ मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी नोट्स और इसके अलावा जो भी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सारे के सारे, इवन एनसीईआरटी की हर एक लाइन इस वीडियो में इस सीरीज में कवर की जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते वही हैं, वहीं से ही आते हैं। तो आपको कोई भी अदर रेफरेंस मटेरियल की नीड नहीं होगी। बट इसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपको हर एक वीडियो देखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके खुद हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वो ही सबसे बेटर होता है। अगर पीडीएफ फॉर्म में मैं भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट उससे आपको इतना समझ नहीं आएगा जितना आप खुद अपने हैंड रिटन नोट से बनाओगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपको लेक्चर कितना का समझ आया है। तो ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर हम अपने आज का लाइफ प्रोसेस जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और टॉपिक इंटेक्स्ट क्वेश्चन सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है आपकी एनसीईआरटी बुक से। तो आज का हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है सबसे पहले, जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उस केस में फूड डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है तो उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, आज सबसे पहले वो देखेंगे। इट मीन्स हम यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखेंगे किस तरीके से होता है। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल फार्मूला होता है जो कि लिखा हुआ है C6H12O6। इसको 6 कार्बन शुगर बोल दो, ग्लूकोज बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, सेम ही है ग्लूकोज और शुगर। क्लास 10th के लिए, अगर आप हायर क्लासेज में देखो तो यहाँ पर फर्दर डिफरेंस आ जाएगा, बट यहाँ पर इस केस में क्या होगा, ये दोनों के दोनों सेम ही होंगे। तो इस केस में यहाँ पर जो ये ग्लूकोज है इट मीन्स शुगर है, 6 कार्बन शुगर, 6 मीन्स यहाँ पर कार्बन की क्या है 6 है, C6 लिखा हो तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल फार्मूला बोलेंगे इसको, और आपको ये फार्मूला भी याद होना चाहिए C6H12O6। तो ये ब्रेक डाउन होता है सबसे पहले साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपके हर एक सेल में जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, आपकी सेल का ही पार्ट है। अगर आपको क्लास 9th का याद हो कि सेल की स्ट्रक्चर्स में क्या क्या पार्ट होते हैं, तो सेल में जो फ्लूइड भरा होता है वही होता है ये साइटोप्लाज्म, लिक्विड भरा होता है। तो जो ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और ये पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल फार्मूला होता है और प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स इस रिएक्शन में आपकी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है यहाँ तक, जबकि फर्दर यहाँ पर क्या होता है, जो ये पायरुविक एसिड है 3 टाइप से आगे फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है। तो फर्स्ट इसमें होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे होता है, देन अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तब कैसे होता है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो ये पायरुविक एसिड कैसे फर्दर ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ तक फर्स्ट स्टेप हर एनिमल्स में सेम ही होगा, बट फर्दर कैसे होगा ये हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे होता है, जो कि हमारे एनिमल्स के लिए हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट ये सब आते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो हमारा ये पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेक डाउन होता है, इसमें ग्लूकोज का मतलब फर्दर ब्रेक डाउन होता है। ये रिएक्शन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या हमारे सेल का ही पार्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। और जब यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो कि हम क्या लेते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन, उसके साथ क्या हो जाती है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, और उस टाइम ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस वाटर और प्लस यहाँ पर एनर्जी रिलीज करती है। तो ये सारा प्रेजेंस, ये सारी जो भी रिएक्शन है हमारी ह्यूमन बॉडी के भी अंदर होती है और अदर एनिमल्स जैसे डॉग, कैट, सब में यही होती है यहाँ पर, क्योंकि इस रिएक्शन में यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना। और जब यही आगे फर्दर पायरुविक एसिड, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पर ईस्ट में होती है, YEAST, ईस्ट में। तो उसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी लो और आपको लिखना भी चाहिए, यहाँ पर लिख लो। ये रिएक्शन आपकी ईस्ट में होती है और इस केस में क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो यहाँ पर बनता है एथेनॉल, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ये प्रोड्यूस होती है। तो ये क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होती, तो इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम यहाँ पर बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इट मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है और यहाँ पर जो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी अमाउंट इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लो होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है। और वैसे भी ये इसीलिए ये वाला जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये ह्यूमन बींग में होती है ये रिएक्शन, और ये ईस्ट में ही हो सकती है। इसलिए फर्दर हम देखते हैं, अगर जो एनिमल्स है, चीहम हो, डॉग, कैट, कुछ भी हो, तो उनमें अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, इट मीन्स जितने अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी जितनी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो देखो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, फूड प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। पर अगर ऑक्सीजन ही कम में रह जाएगी तो फूड फर्दर कैसे प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर एनर्जी, तो उस केस को हम बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। और वो कब क्रिएट होती है ये सिचुएशन, जब आप हद से ज़्यादा वर्कआउट करते हो या आपको एनर्जी की नीड होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप रनिंग कर रहे हो तो उस केस में क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको ऑक्सीजन आप कैसे लेते हो, सांस जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हो और हाँफने लग जाते हो। तो वो होता ही ऐसे क्यों है, बिकॉज उस केस में आपको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए आपकी स्पीड बढ़ जाती है और आप क्या करते हो, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेने लग जाते हो। पर फिर भी आपकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती और लैक ऑफ ऑक्सीजन रह जाती है। और ये प्रोसेस आपकी मसल्स में होता है और यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और प्लस यहाँ पर लैक्टिक एसिड होता है, ये आपका 3 कार्बन फॉर्मूला होता है। 3C का मीनिंग है 3 कार्बन फॉर्मूला बनता है, और 2C का मतलब है एथेनॉल है जो 2 कार्बन फॉर्मूला बनता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। और यहाँ पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल इट मीन्स लैक्टिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस केस में और इस केस में एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है, कंपैरेटिवली बहुत यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जैसा कि हमने देखा ग्लूकोज कैसे ब्रेकडाउन होती है। फर्स्ट स्टेप तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, पायरुविक एसिड बनेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल और एनर्जी रिलीज होगी। फर्दर हम देखेंगे यहाँ पर भी एनर्जी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होती। आपको कुछ ऑर्गेनिज्म में इतनी एनर्जी भी इनफ होती है, बट हमारे लिए इतनी इनफ नहीं, हमें फर्दर और भी चाहिए होती है एनिमल्स में। तो ये भी 3 टाइप से हो सकती है यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आप ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्ट अपनी कॉपी में उतारना आपको कई बार, क्योंकि इस टाइप से रिएक्शन भी आ जाती है। तो फर्दर हम इन्हीं को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता ही क्या है। रेस्पिरेशन में हमें इन्वॉल्व करते हैं ऑक्सीजन इनटेक करना अपनी सेल्स में, देन इस ऑक्सीजन से क्या करना, अपने फूड को बर्न करना और उसके बाद वेस्ट को अपनी बॉडी से पास आउट करना एज ई CO2 प्लस H2O की फॉर्म में करना। ऐसे ना आप सॉलिड की फॉर्म में बात करने लग जाओ कि सॉलिड के केस में हमें
एक्सक्रीटरी सिस्टम की नीड होएगी। यहाँ पर हम अपनी बॉडी से क्या पास आउट करेंगे रेस्पिरेशन में, CO2 और H2O अपनी बॉडी से पास आउट करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस हमारी सेल्स में होता है। आप कह दोगे अभी तो आपने बताया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी तो हमारी सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, सेल्स का ही पार्ट है। तो इसलिए इस रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और जबकि हम यहाँ पर देखते हैं अगर हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और CO2 एक्सहेल कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, और ब्रीथिंग का मीनिंग होता है जस्ट आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो और CO2 बाहर निकाल रहे हो अपने मुंह से, अपनी बॉडी से, बस यही है ब्रीथिंग का मीनिंग। तो फर्दर हम देखते हैं यहाँ पर 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। यहाँ पर आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको यहाँ पर बनाना नहीं है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था, और ये भी डायग्राम आपको बनाना नहीं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। तो फर्स्टली रेस्पिरेशन में इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपका पायरुवेट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होती, इसलिए इस वाले रेस्पिरेशन को आप बोलोगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस जो होता है ये ईस्ट में होता है, जो कि फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फर्मेंटेशन तो होता है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस होता है ईस्ट फर्मेंटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सॉरी। इसके बाद हम देखते हैं जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में, उस केस में आपके CO2 + H2O और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बिकॉज ये जो प्रोसेस है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, ये पायरुवेट है और फर्दर ब्रेकडाउन हो रहा है CO2 + H2O और साथ के साथ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। बट ये दोनों के दोनों डायग्राम यहाँ पर आपको बनाने नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ना तो ये बनाना और ना ही ये बनाना। सिर्फ आपको यहाँ पर जब भी एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आएगा तो आपको ये यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा फर्दर वीडियो में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। आज हम जस्ट नोट्स कर रहे हैं रिवाइज। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है हमारी सेल के अंदर, एनिमल्स के अंदर, तो वो किस तरह से होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा यहाँ पर ग्लूकोज होती है, ये जो हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन होती है यहाँ पर। ये ऑक्सीजन जो हमारी रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसकी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, इट मीन्स ऑक्सीजन क्या होता है उसकी साइड अट्रैक्ट होता है और उसके थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड में क्या करता है, सर्कुलेट करता है और फूड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी रिलीज करता है। तो इस तरीके से हमारी ये बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। और बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे C6H12O6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस हो रही है 6 × 2, इस तरीके से पढ़ते हैं आप, 6 × 2, 6 ये होगी और 2, 12 ऑक्सीजन के क्या हो रहे हैं, एटम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस केस में आप यहाँ पर कहोगे आपका जो ये ग्लूकोज है यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और CO2 मिली आपको, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है 6O2 है और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के रह गए हैं। अगर यहाँ पर आप ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तो 6 है बट एटम्स कितने हैं 12, क्योंकि 6 × 2 = 12, और जबकि ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स प्रोड्यूस हुए, आप एटम्स बोल दो या मॉलिक्यूल्स बोल दो, 6 प्रोड्यूस हुए, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है यहाँ पर कम हो रही है, तो इट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस हुई है, तो और प्लस आपको एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो ये आपका जो ग्लूकोज होता है हमारी सेल के अंदर ब्रेक डाउन होता है। फर्स्टली जो ग्लूकोज होता है
पायरुविक एसिड तक कन्वर्ट होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, होती सारी की सारी। अब आप कहोगे कभी कह रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया, कभी कह रहे हो साइटोप्लाज्म, पर ये दोनों पार्ट ही किसके हैं, सेल के ही तो पार्ट है। तो कुल मिला के ये सारा ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो आपकी सेल के अंदर ही होता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमने अभी डिस्कस किया था ईस्ट में किस तरीके से ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होता है, तो ये आपके एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी बुक में। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की हुई है, वो फर्दर जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर डिजोल्व आप शुगर सोल्यूशन लेते हो इस वाली टेस्ट ट्यूब में, फिर इसमें ईस्ट ऐड कर देते हो, फर्दर आप क्या कर देते हो, सील कर देते हो इस टेस्ट ट्यूब को और वेट करते हो थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जो यहाँ पर गैस प्रोड्यूस होती है उसको आप यहाँ पर इस वाली टेस्ट ट्यूब में क्या कर लेते हो, कलेक्ट कर लेते हो। और इस वाली टेस्ट ट्यूब में क्योंकि क्या कर रही है, ईस्ट का जब ग्लूकोज का यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एथेनॉल प्लस CO2 और देन एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो CO2 हम यहाँ पर बिकॉज गैस ले रहे हैं तो इट मीन्स जो गैस है यहाँ पर CO2 है और वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या हो जाएगी, मिल्की हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपकी CO2 प्रेजेंट है। तो CO2 प्रोड्यूस हो रही है ईस्ट फर्मेंटेशन में। और यहाँ पर जब आप स्मेल करोगे इस टेस्ट ट्यूब को तो आपको यहाँ पर एथेनॉल की स्मेल आएगी, क्योंकि एक शार्प स्मेल आती है जो पीजेंट होती है, बहुत ज़्यादा हाई स्मेल आती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है इसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर की ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होगी, आपकी CO2 और एथेनॉल प्रोड्यूस हुआ है और ऑक्सीजन इसमें यूज ही नहीं। और ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक्सपेरिमेंट है। जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन का एक्सपेरिमेंट आ जाए तो वो एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एज ए क्वेश्चन, तो आप वहाँ से लिख देना। तो जब भी आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन की एक्टिविटी आए तो आपको ये सारी की सारी एक्टिविटी वहाँ पर शो करनी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग्स में यहाँ पर आप देखोगे इंसानों में क्या होता है, नोज, फेरिंग्स, ये मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे लंग्स की बात करेंगे। लंग्स में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है मेनली अगर बात करोगे। तो इसके अलावा स्टार्टिंग तो नोज से ही होती है, आगे फर्दर ये सारे के सारे काउंट होंगे, लैरिंग्स और ट्रैकिया वगैरह ये सब। पर अगर मेन आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करोगे तो यहाँ पर आएगा लंग्स। इसके बाद अगर हम फिश में देखते हैं, मछली में देखते हैं, ये गिल्स यूज करती है अपना रेस्पिरेशन के लिए। और जब हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो ये अपनी स्किन को यूज करता है सांस लेने के लिए। और जब हम कॉकरोच की बात करते हैं तो ये स्पाइराकल्स का यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। और जब हम फ्रॉग देखेंगे तो फ्रॉग क्या होता है, लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव करता है। तो इसलिए जब वो पानी में जाएगा तो वहाँ पर स्किन यूज करेगा। ये देखो यहाँ पर लिख रखा, पानी में क्योंकि स्किन यूज करेगा। और लंग्स कहाँ पर यूज करेगा, जब वो लैंड पर आएगा तो धरती पर, तो उसको लंग्स यूज करने पड़ेंगे रेस्पिरेशन के लिए। और इसके अलावा जब हम अमीबा की बात करते हैं तो वो अपनी पूरी की पूरी क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन को यूज करती है रेस्पिरेशन के लिए। और यही फर्दर मेनली आपको यही पता होना चाहिए, ये फर्दर आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रखा है। आपको लिखना है तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो। बस आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लिखने हैं इन एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं मेनली, कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये फर्दर आपको जस्ट समझाने के लिए है कि क्या लिखा हुआ है, लिखो ना लिखो ये कोई नीड नहीं है इतना मटेरियल। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए और यही आपको कॉपी करनी है। और डायग्राम भी बनाने की कोई नीड नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बनाए हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोसेस हमें एक्सप्लेन करना है जो हमारी मसल सेल में होता है। तो क्योंकि मसल सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। तो उस केस में पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी हमें जितनी चाहिए उतनी रिलीज नहीं हो पाती। इस केस में हम क्या करने लग जाते हैं, हमारी बॉडी में
क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं और हम हांफने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ऑक्सीजन हम चाहिए आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सको और उस एनर्जी को यूज कर सको, वो उतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। उस केस में आपकी बॉडी में क्रैम्प्स बनने लग जाते हैं। तो आपकी मसल्स में क्रैम्प्स बनने लग जाते हैं। इन अवर मसल सेल्स लिखा तो आपकी मसल्स में क्रैम्प्स बनने लग जाते हैं। इट मीन्स आप हाँफने लग जाते हो। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है इन विच फॉर्म आवर बॉडी यूजेज द एनर्जी। एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, इसकी फॉर्म में एनर्जी यूज करती है और ये सारी केमिकल एनर्जी होती है। इसको भी हम फर्दर अभी के अभी डिस्कस करेंगे, अभी के अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वाई देयर इज ए फास्टर ब्रीथिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल फिश देन द टेरेस्ट्रियल मीन्स जो धरती पर रहते हैं एनिमल्स। बिकॉज जो पानी में जीव जंतु रहते हैं या एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन इट मीन्स H2O में भी क्या है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2, और उस H2O में भी क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन उस ऑक्सीजन से एनर्जी रिलीज करते हैं। इसलिए इस टाइम इसमें क्या लगता है, तो उस केस में जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बहुत कम मात्रा में होती है कंपैरेटिवली जो एटमॉस्फेयर में जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसलिए उनको क्या करनी पड़ती है, जल्दी जल्दी सांस लेनी होती है, अपनी ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करना होता है। तो इसलिए जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं उनकी ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली जो धरती पर एनिमल्स रहते हैं। क्योंकि जो हम धरती पर रहने वाले एनिमल्स हैं वो तो डायरेक्ट एयर से ही ऑक्सीजन लेते हैं और वो ज़्यादा अमाउंट में होती है, जबकि पानी में रहने वाले क्या करते हैं, पानी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स पानी का फॉर्मूला होता है H2O, उससे ऑक्सीजन को अलग करके फिर उस ऑक्सीजन से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो भी बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन उनको मिलती है हर बारी में। इसलिए वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके ऑक्सीजन लेते हुए। इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि एटीपी के बारे में, वो देखते हैं एक बार क्या होता है। हाँ ये रहा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होती है। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी एनर्जी करेंसी होती है वो होती है एटीपी, और ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है। और एटीपी एडीपी दोनों ही इसके बेसिस है। सबसे पहले हम देखते हैं एटीपी क्या होता है। एटीपी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। आपको ये इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। और ये स्टोर होती है एनर्जी हमारी सेल्स के यूज के लिए। इसके बाद जब हम एडीपी देखते हैं, इसका फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। टी में ट्राइफॉस्फेट आएगा, डी में डाइफॉस्फेट आएगा। इट मीन्स यहाँ पर फॉस्फेट के 2 ग्रुप्स ऐड है और यहाँ पर एटीपी में फॉस्फेट के 3 ग्रुप्स ऐड है, तो इसलिए ट्राइफॉस्फेट बोल रहे हैं। और ये एडीपी एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे एटीपी क्या होता है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, एडीपी होता है आपका लो एनर्जी मॉलिक्यूल, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, वो फॉस्फेट ग्रुप के रूप फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो एटीपी आपकी सिंथेसिस कैसे होती है और ब्रेकडाउन कैसे होती है, ये हमें अब इसका फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपस में रिएक्ट करके जो आपकी रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको यूज करते हुए आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर हो जाती है। कैसे स्टोर होती है, जैसे हम सेल में हमारी जो हम बैटरी में जो भी हम बैटरी सेल यूज करते हैं, अपने टीवी को चलाने के लिए रिमोट में डालते हैं या फिर क्लॉक को चलाने के लिए वहाँ पे सेल्स यूज करते हैं, तो वो वहाँ पे जैसे एनर्जी आपकी स्टोर हो जाती है सेल्स में, बैटरी में, वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या होती है, एटीपी की फॉर्म में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि सेल्स का पार्ट होता है वहाँ पर हमारी एनर्जी स्टोर होगी। रेस्पिरेशन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो एडीपी और फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है एज ए फ्यूल। उसके बाद जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है तो वहाँ पर
क्या होता है, एटीपी आपकी यहाँ पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और प्लस फॉस्फेट और एनर्जी यहाँ पर रिलीज करता है। तो इट मीन्स जो एटीपी होता है वो फर्दर जब आपको एनर्जी की नीड होती है फिर फर्दर आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो आपकी सेल्स यूज करती है। तो यहाँ पर अगर आप एनर्जी मानोगे, पता है कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इक्विवेलेंट 30.5 किलो जूल पर मोल प्रोड्यूस होती है एनर्जी, और 38 के अराउंड आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर एटीपी के। इतनी ज़्यादा एनर्जी आपके प्रोड्यूस होती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन से, जो आपने एनर्जी ली वो एडीपी और फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाएंगे, आपके सेल्स में क्या हो जाएंगे, वहाँ पर एज ए फ्यूल स्टोर हो जाएगी। उसके बाद फर्दर जब आपको एनर्जी की नीड होगी एटीपी फिर से कन्वर्ट हो जाएगा जो बनाया था पहले, और यहाँ पर एनर्जी यूज रिलीज कर देगा आपकी सेल्स की यूज के लिए। तो यहाँ पर आप की कॉन्सेप्ट देखोगे कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जो कि क्या होगी आपकी डिफरेंट एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, जहाँ पे आपको एनर्जी की नीड होती है वहाँ सारी की सारी क्या होगी, एनर्जी यूज कर ली जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आप क्या करते हो, एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हो। तो ये एनर्जी आप अब्जॉर्ब करोगे अपनी डिफरेंट जो भी प्रोसेस करोगे, आपके जो भी प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस उनको करने के लिए, और फर्दर आपको जो भी मस्कुलर एक्टिविटी करोगे उनके लिए भी आपको चाहिए। और एटीपी एडीपी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और कॉन्टीन्यूस आपको क्या हो जाएगी, एनर्जी सप्लाई मिलती रहेगी। और एटीपी वर्क्स करेगा कैसे, एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह। जब भी आपको नीड होगी, आप फूड खाते हो, ऑक्सीजन आप ले रहे हो, वो फर्दर एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी, और जब आपको नीड होगी एनर्जी की तो वो एटीपी आपको एनर्जी रिलीज करके दे देगा। तो यही मेनली आपका जो टॉपिक है, यही मेनली आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एटीपी का, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर आप प्रॉपरली इसको लर्न कर लोगे। और कई बार एटीपी और एडीपी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो आप इस एटीपी को ही हम कई बार एनर्जी बोल देते हैं, और ये एटीपी यहाँ पर एज ए एनर्जी आपके काम करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए एटीपी आपकी क्या होती है, एनर्जी करेंसी तो होगी, क्योंकि एनर्जी आपको इसी से मिल रही है। फर्दर हम देखते हैं इस चैप्टर में आपका रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, इंसानों में कैसे होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे जो आपके नोज में 2 होल बने होते हैं वो आपकी होती है नोस्ट्रिल्स। उन नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर आपके अंदर जाती है, आपकी नाक में जाती है। उन नोस्ट्रिल इट मीन्स दो पासेज बने हुए हैं, जो 2 होल बने हुए हैं, वहाँ से फिर वो नजल कैविटी में जाती है। नजल कैविटी से फर्दर वो होती हुई यहाँ पर ट्रैकिया फेरिंग्स, और उसके बाद फर्दर यहाँ पर जाती है ट्रकिया में। ट्रकिया यहाँ पर आप देखोगे नजल कैविटी में क्या होते हैं, आपके नजल हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं ताकि एयर के साथ वो अंदर आपकी बॉडी में एंटर ना कर पाए। फेरिंग्स क्या होते हैं, एक शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, जो कि ये रही यहाँ पर होती है। और ग्लोटिस यहाँ पर क्या करता है, एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि यहाँ पर होती है, और ये क्या करता है यहाँ पर, एपिग्लोटिस जिसे बोलते हैं, एंट्री जो होती है ना फूड की ब्लॉक कर देता है। ये आपकी यहाँ पर हम क्या देखो, अब एक बात देखो, जो आपकी यहाँ पर नजल कैविटी है और ये यहाँ पर आपकी बक्कल कैविटी है, ये दोनों के दोनों फर्दर एक साइड ही खुल रहे हैं, पर फर्दर क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों फर्दर अलग अलग हो जाते हैं। जो फूड आपका फूड पाइप में जाता है और जो एयर आपकी विंड पाइप में जाती है। तो इसलिए विंड पाइप में क्या होते हैं, आपके एपिग्लोटिस इट मीन्स स्लिट लगी होती है उसकी फ्लैप्स के लिए, हैविंग फ्लैप्स होते हैं उसके इस टाइप में लगे होते हैं कि फूड उसमें एंट्री ना कर पाए। और फर्दर आपकी यहाँ पर ये इसको ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया में क्या होते हैं, ट्रैकिया में यहाँ पर रिंग्स होती है, ये जो देखो ये रिंग्स बनी हुई है ऐसे इस टाइप में। तो ये रिंग्स इसलिए होते हैं ताकि ट्रैकिया क्या होती है, सेल्स की तो बनी होती है, मसल्स की तो बनी होती है, तो ये आपस में चिपक के क्या हो जाए, कोलैप्स ना हो पाए, तो इसलिए ये यहाँ पर ये रिंग्स बने होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो ये ट्रैकिया होती है, फर्दर ये जो आपका लंग्स बने हुए हैं इन दोनों में एंटर करती है, तो इनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, ये जो इन लंग्स में जाती है। तो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है ब्रोंकाई और सिंगुलर फॉर्म है ब्रोंकस।
तो इसलिए आप इस सिंगुलर को बोलोगे ब्रोंकस और इन दोनों को मिला के बोलोगे ब्रोंकाई। फर्दर यहाँ से ब्रोंकाई फर्दर बहुत सारी इस टाइप से ब्रांचेज में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। हर किसी को ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और फर्दर जो ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये फर्दर आप यहाँ पर देखोगे ये होती है एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई या एल्वियोली आप कुछ भी बोल दो, एल्वियोलाई में ये क्या होते हैं, सैक बोरे टाइप में स्ट्रक्चर होती है, सेक्स लाइक में स्ट्रक्चर होते हैं ये इस टाइप में। तो यहाँ पे फर्दर गैसियस एक्सचेंज होता है, क्योंकि जो ये एल्वियोलाई होती है एक बोरे टाइप में या सैक टाइप में स्ट्रक्चर होती है, इनके सराउंड क्या होती है, थिन वेसल्स होती है जो कैपिलरीज होती है, और जिनके थ्रू हमारी जो गैसेस होती है वो ब्लड में चली जाती है। तो इस तरीके से एल्वियोली में गैसियस एक्सचेंज होता है यहाँ पर पूरा का पूरा। तो ये हमने देखा, यही यहाँ पर फर्दर सारा का सारा लिखा हुआ। और आप कहोगे यहाँ पर लैरिंग्स, ये तो यहाँ पर वॉइस क्रिएट करते हैं ना हम, उसके लिए होता है वॉइस के लिए। तो ये हमारा सारा का सारा आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले नोज में जाती है, देन आपके होल में जाती है, जो नोज में 2 होल बने हुए हैं तो जिनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, फिर नजल कैविटी में जाती है, फिर इस टाइप में ये शॉर्ट ट्यूब होती है, फेरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद विंड पाइप में आपके क्या होता है, ग्लोटिस होता है जो कि फूड को एंटर करने से प्रिवेंट करता है। और इसके बाद ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया में रिंग्स होते हैं जो कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज एक टिश्यू ही तो है, सो आपकी जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो पाए। उसके बाद फर्दर ट्रैकिया यहाँ पर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, और फर्दर यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स, और फर्दर जो लास्ट में फाइनली जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो होता है एल्वियोलाई में या एल्वियोली में, कुछ भी बोल दो आपको। जहाँ पर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है जिन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो वो सारा का सारा वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो जाता है और ब्लड में गैस चली जाती है, या ब्लड से गैस एल्वियोली में चली जाती है। तो फर्दर हम यहाँ पर देखते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको डायग्राम नहीं बनाने हैं, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे होता है। मेन जो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है कि एल्वियोलाई है क्या, तो एल्वियोलाई है क्या, और फर्दर इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। एल्वियोलाई क्या है, जब भी आप देखोगे जो ब्रोंकाई है, ट्रैकिया, वो फर्दर ब्रोंक्यूल्स में सब डिवाइड हो जाती है। फर्दर उसकी जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो फर्दर एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई में होता है। और इनहेल या एक्सहेल करते हो, जो इनहेल करते हो ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हो CO2, वो सारा का सारा क्या होता है, एल्वियोलाई में ही होती है सारी की सारी। ये उसकी स्ट्रक्चर है, पर आपको यहाँ पर डायग्राम कोई भी नहीं बनाना, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पर आपको यहाँ पर की फंक्शंस पता होने चाहिए एल्वियोली के क्या होते हैं। सबसे पहले साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होती है, बिकॉज यहाँ पर CO2 और O2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जब O2 लेनी होती है तो उस केस में O2 एल्वियोली में जाके थिन कैपिलरी के थ्रू कहाँ पे चली जाती है, ब्लड में क्या हो जाती है, चली जाती है, और वहाँ से फर्दर आपकी बॉडी को क्या हो जाती है, पास हो जाती है। और जब CO2 आपकी बॉडी से क्या करनी होती है, पास आउट करनी होती है, तो थिन कैपिलरीज के थ्रू, इट मीन्स ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एल्वियोली में चली जाती है CO2, और वहाँ से आप नाक के थ्रू, नोस्ट्रिल के थ्रू क्या कर देते हो, उस CO2 को पास आउट कर देते हो अपनी बॉडी से। और इसके अलावा क्या करती है, अगर आप छोटे छोटे की कॉन्सेप्ट से बोलो तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है, CO2 रिमूव करती है, और क्या करती है, मेनली आपकी जो भी उसका होता है सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेती है बहुत ज़्यादा साइज में। पता है जब एल्वियोली अगर अपने उसको खोल लेती है तो कितना, एक टेनिस कोर्ट के बराबर सरफेस एरिया हो जाता है आपका, इतना ज़्यादा। इसीलिए इतनी ईजिली जल्दी सी क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज हो जाता है रैपिडली और एफिशिएंटली, अदरवाइज तो बहुत टाइम लगे। तो ये अगर आप की टर्म्स देखोगे इसके रिमेंबर, तो थिन वॉल्स होती है एल्वियोलाई की, अदरवाइज क्या होगी, ये कैपिलरीज में जाएगी कैसे गैसेस सारी, है ना, वो पास ही नहीं हो पाएगी अगर उसकी थिन वॉल्स नहीं। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया कहाँ पास करती है, कैपिलरीज में, जो ब्लड कैपिलरीज होती है। और ऑक्सीजन क्या करती है, यहाँ पर एब्जॉर्ब करती है और CO2 का रिमूवल करती है। ये यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर आप लिख लेना सरफेस एरिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंप्लीट कर लेना यहाँ पर। तो मेन आपके ये सारे अगर आ जाए तो
तो आपको ये एल्वियोलाई का क्या करना है, सारा का सारा यहाँ पर फंक्शन ये सारा लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हम कर सकते हैं डिस्कस। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्दर प्रोसीजर कैसे होता है भी ऑक्सीजन का और CO2 का। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास ये दो डायग्राम है। जब भी आपका जो आपने सांस ले ली लंग्स में, तो लंग्स में क्या चल गई, आपकी एयर चल गई, या CO2 को आपको रिमूव करना है, O2 को आपको लेना है। तो वो होता कैसा है लंग्स में फर्दर प्रोसेस। सबसे पहले लंग्स जो आपका प्रेजेंट होता है वो आपका रिब केज के अंदर होता है। रिब्स क्या होती है हमारी, ये जो बनी हुई है यहाँ पर, ये आपकी क्या है, रिब्स होती है। अगर आपने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा होगा, आपको कुछ पता होगा, तो जो हमारी बॉडी है वो पूरी की पूरी इसी जो बेस है इसी ढांचे के ऊपर टिकी होती है, और ये जो ऐसे बनी हुई है रिब्स होती है, और इस पूरे को आप बोलते हो रिब केज। इस रिब केज के अंदर ही हमारा क्या होता है, लंग्स होता है। और लंग्स के चारों ओर होती है जो वॉल होती है, उसको क्या बोलते हैं, जो सेल्स की बनी होती है, मसल्स की होती है, उसे बोलते हैं चेस्ट कैविटी। तो ये हमारी सारी की सारी इसके चारों ओर चेस्ट कैविटी है। अब आपको ये डायग्राम में क्यों दिखा रही हूँ, जब हम पूरा का पूरा प्रोसेस वहाँ पे कर रहे थे, अगर आप देखोगे ये रहा, तो यहाँ पर हमने रिब्स दिखाई नहीं रखी, रिब्स यहाँ पर ने शो नहीं की रखी, अदरवाइज डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये तो लंग्स बने हुए हैं। लंग्स है किसके अंदर, ये जो यहाँ पर ये बनी हुई है वॉल सी, ये क्या बोलती है, पूरी की पूरी जो ये स्पेस है इसको बोलते हैं हम चेस्ट कैविटी। और ये जो नीचे है इसको बोलते हैं डायफ्राम। और जो रिब केज होता है वो इसके चारों ओर होता है, तो उसके अंदर लंग्स होते हैं। तो अब हम अपना ये डायग्राम इसलिए स्पेशली देखते हैं कि क्या क्या होता है यहाँ पर। इसके बाद जब भी ये आपकी रिब्स आपको समझ आ गई और इनके बीच में आपकी मसल्स है, तो जब भी आप क्या करोगे, एयर इन करोगे, उस केस में क्या होगी, रिब केज क्या करेगी, मूव्स अपवर्ड, ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर जाएगी और बाहर की ओर आएगी। ऊपर जाना और बाहर की ओर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी यहाँ पर। और उस केस में क्या हो जाएगा, जो डायफ्राम होगा वो आपका नीचे की ओर जाएगा और फ्लैटन हो जाएगा। तो इस केस में आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा आपकी चेस्ट कैविटी का। तो इस केस में जो आपकी एयर एंटर करेगी उसका प्रेशर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एयर के लिए स्पेस मिल जाएगा, उसको स्पेस मिल जाएगा ताकि वो अंदर एंटर कर सके और अंदर आ सके। तो सेकेंडली ये तो कब केस हुआ, जब आपने एयर इन करी। तो उस केस में क्या होगा, आपको ये लिखना है, हम आगे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर देखना है। यहाँ पर मैं प्रोसीजर समझा रही हूँ कि रिब केज क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा और बाहर की ओर आएगा, और ये डायफ्राम क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, जिससे आपकी चेस्ट कैविटी में स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, और एयर क्या हो जाएगी, इन हो जाएगी। जब एयर आउट होगी उस केस में क्या होगा, रिब केज यहाँ पर आपका डाउनवर्ड आएगा और अंदर की साइड आएगा। आप सोच के देखो, आप सांस ले रहे हो उस टाइम में रिब केज क्या आएगा, जब आप सांस क्या करोगे, छोड़ रहे हो, उस केस में क्या होएगा, आपका रिब केज बाहर की ओर आएगा, अंदर की ओर आएगा और डाउनवर्ड होगा, ताकि वो क्या होए, नीचे की ओर आ जाए, स्पेस क्या करे, कम कर दे चेस्ट कैविटी में। और डायफ्राम भी क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर आएगा, तो यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा। उस केस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सारी की सारी क्या हो जाएगी, एयर बाहर निकल जाएगी। तो ब्रीथिंग इन चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, बिकम्स बिगर, और एयर क्या हो जाती है, सक हो जाती है लंग्स में। और ब्रीथिंग आउट में क्या होगी, चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ताकि सारी की सारी एयर क्या हो जाए, पुश आउट हो जाए लंग्स से। तो इसका जो हमारा रिटन मटेरियल है, नोट्स है, वो हम अभी यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें हमने ट्रैक किया और ब्रोंकाई तक तो हमने पढ़ ही लिया, ये सारा का सारा। इसके बाद हम देखते हैं लंग्स क्या होते हैं। जो चेस्ट कैविटी होती है सेपरेट होती है एब्डोमेन से, हमारी डायफ्राम से। डायफ्राम और लंग्स यहाँ पर कवर होते हैं थिन मेम्ब्रेन, जो कि प्लूरा बोलते हैं,
और एनक्लोज्ड होते हैं रिब केज में, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे होता है ये सारा का सारा। सबसे पहले उसके जब हमने लास्ट में एल्वियोलाई में देखा था कि गैसियस एक्सचेंज होता है, तो उसके बाद हर एक लंग्स में मिलियंस ऑफ टाइनी छोटी छोटी क्या होती है, एल्वियोलाई स्ट्रक्चर होती है। एल्वियोलाई होती है जो सैक लाइक में स्ट्रक्चर होती है, जो बोरे टाइप में स्ट्रक्चर होती है, जो कि हमने अभी देखी थी। और इसकी वॉल्स क्या होती है, बहुत थिन वॉल्स होती है। उसी केस में क्या होगी, गैसियस एक्सचेंज होगा जो कैपिलरीज में होता है। कैपिलरीज भी क्या होती है, थिन होती है। तो वॉल्स क्या होती है, एल्वियोलाई की बहुत थिन होती है और सराउंडेड होती है थिन कैपिलरीज ब्लड वेसल से। सो आपकी सारी की सारी गैसेस कहाँ एक्सचेंज होती है, ब्लड एल्वियोलाई से सारी की सारी ब्लड कैपिलरी, इट मीन्स ब्लड में चली जाती है। और सरफेस एरिया एल्वियोलाई क्या कर लेती है, अपना इंक्रीज कर लेती है बहुत ज़्यादा। और कितना, टेनिस कोर्ट के बराबर, ऑलमोस्ट 80 मीटर स्क्वायर के रिगार्डिंग अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेती है। तो सोच लो आप कितना होगा एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए। तो ये तो आपका गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस था जो हमने एल्वियोलाई का पहले दिखाया था। आपको वो लिखना है, वो लिख लेना। अदरवाइज ये यहाँ पर सब कुछ दे रखा है कि एल्वियोलाई होता क्या है, ये इसकी स्ट्रक्चर और थिन वॉल्स इसकी स्ट्रक्चर में आ जाएगी, और ये सरफेस एरिया है। और फर्दर गैसियस एक्सचेंज लेती हैं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है तो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, वहाँ से कर लेना। और प्रोसेस क्या होता है, O2 डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन क्या करती है, टेक करती है एल्वियोलाई से रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो कि हमारी रेड ब्लड सेल्स में मिलता है और कैपिलरी के सराउंडिंग्स होते हैं। और ऑक्सीजन देन कैरिड हो जाती है आपकी सारी की सारी सेल्स को बॉडी की। उसके बाद CO2 का डिफ्यूजन कैसे होता है आपकी बॉडी से, CO2 प्रोड्यूस होती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि क्या होती है, रेस्पिरेशन होता है सेल्स में, उसके दौरान आपकी CO2 प्रोड्यूस होती है। और इसकी क्या होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है हमारी बॉडी टिश्यू में देन द ब्लड। और CO2 क्या करती है, आपके ब्लड में क्या होती है, डिजोल्व होकर फर्दर लंग्स के थ्रू एल्वियोली कैसे जाएगी, आपके ब्लड में जाएगी, देन कैपिलरीज में चलेगी, कैपिलरीज के थ्रू फर्दर कहाँ पे जाएगी, आपके एल्वियोली में। और फर्दर वहाँ से आपके नाक के थ्रू फर्दर जो भी इनटेक की है वैसे के वैसे पास आउट हो जाएगी लंग से। तो CO2 क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है एल्वियोली से ब्लड में और फर्दर एक्सहेल हो जाती है। तो फर्दर ये आपको यहाँ पर प्रोसीजर दे रखा है कि ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट में क्या होता है, डायफ्राम और मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और एक्सहेल में क्या हो जाती है, डायफ्राम क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और फर्दर क्या करता है, मूव करता है अपवर्ड। सो आपके पास स्पेस ही ना रहे और आप सारी की सारी CO2 बाहर फेंक दे। तो चेस्ट कैविटी क्या होती है, इनहेल के केस में एक्सपेंड होती है जैसे कि मैंने बताया, और एक्सहेल के केस में आप चेस्ट कैविटी लिख दो। चेस्ट कैविटी क्या होती है, कॉन्टैक्ट्स हो जाती है जब आपकी क्या होगी, आप CO2 को पास आउट करोगे। और नेक्स्ट में चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है इनहेल के केस में, और एक्सहेल या ब्रीथिंग आउट आप कुछ ही बोलते हो उस केस में क्या हो जाता है, वॉल्यूम स्मॉलर हो जाता है। जब एयर प्रेशर की हम बात करें तो इनहेल के केस में क्या हो जाती है, अंदर क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया उस केस में एयर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि अंदर की साइड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्पेस बच गया। तो स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, अंदर की साइड डिक्रीज हो जाएगा। जबकि क्या होगा, एक्सहेल के केस में अंदर की साइड क्या हो जाएगी, स्पेस क्या हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का डिक्रीज हो जाएगा। तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उस केस में आप क्या करोगे, जब प्रेशर अंदर बढ़ गया और बाहर इन्वायरमेंट में कम है तो आप एक्सहेल करोगे, CO2 को पास आउट करोगे। देन एयर रस होगी आउटसाइड से, बाहर इन्वायरमेंट से आपके लंग्स के अंदर, और इसमें क्या होगा, एयर पुश आउट होगी आपकी बॉडी से लंग्स के थ्रू और नोज के थ्रू। और एल्वियोलाई कैसे फिल हो जाएगी, एयर विद एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन। और इस केस में एल्वियोलाई क्या हो जाएगी, एक और यहाँ पर फर्दर एक और स्टेप लिख नहीं रखा, आप लिखोगे एल्वियोलाई फिल विद CO2, बस फिल विद एयर विद CO2। और इसको क्या करना है, आपको एक्सहेल ही तो करना है, रिलीज करना है अपनी बॉडी से। तो फर्दर ये एक स्टेप आप खुद लिख लेना, यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर रखा। तो ये सारा का सारा अगर कोई पॉइंट ऊपर नीचे है तो आप खुद कर लेना।
चेस्ट कैविटी की बात करो या आप रिब्स की बात करो, क्योंकि चेस्ट कैविटी प्रेजेंट ही कहाँ पर है, रिब्स के अंदर ही है ना, तो एक ही बात है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। तो जो हमने अभी प्रोसेस डिस्कस किया था वही यहाँ पर एज ए नोट्स आपका लिखा हुआ है। फर्दर हम यहाँ पर देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की हम बात करी थी, तो हमने देखा था वो एटमॉस्फेरिक और ऑक्सीजन यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जो कि हम भी उन्हीं के अंदर आते हैं जो हम इंसान हैं। जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, पानी जो H2O पानी के अंदर डिजोल्व होती है, ऑक्सीजन उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और आता कैसे है ये, जो अगर आप फिश का एग्जाम्पल लें तो इसमें आप देखोगे वो क्या करती है, अपनी माउथ में पानी को लेकर उसको अपने गिल्स पर डाल देती है फोर्स के साथ, और जब गिल्स होते हैं उससे वाटर से क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं O2 को, ऑक्सीजन को, और फर्दर फिश क्या करती है, उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज करती है। तो ये फर्दर प्रोसेस होता है। जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें ये जो फिश में होता है ये भी 2 लाइनें कवर करेंगे, मे भी आपसे एग्जाम में पूछ ले। इसके बाद हमने जो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कैसे होता है ये हमने देख लिया रेस्पिरेशन। और अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो उनमें तो ओनली सिंगल सेल ही होती है। तो रेस्पिरेशन क्या, लाइफ प्रोसेस का कोई भी प्रोसेस हो वो ओनली सिंगल सेल के थ्रू ही करते हैं सारा का सारा, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लिखोगे सिंगल सेल के थ्रू ही सब कुछ होता है, उनमें सारे के सारे लाइफ प्रोसेस, वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, कुछ भी हो, एंटायर सेल के थ्रू करते हैं, सरफेस के थ्रू। इसके बाद हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब हम लिविंग की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर लिविंग्स की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं प्लांट्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन। तो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है वो एनिमल्स के कंपैरेटिवली बहुत सिंपलर होता है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज के लिए लीव्स में इनमें स्टोमेटा होती है और डिफ्यूजन के थ्रू ये होता है। अब आप कहोगे मैम जब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिफ्यूजन, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें क्या होता है, सफिशिएंट ही नहीं है, कि बहुत स्लो प्रोसेस है। तो प्लांट्स में ये कैसे हो सकता है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि प्लांट्स में हर अपने एक पार्ट में अलग अलग, जैसे लीव्स है, लीव्स में क्या होती है, स्टोमेटा होती है, रेस्पिरेशन के लिए अलग पार्ट हो गया। इसके अलावा स्टेम में आप क्या देखोगे, लेंटिसेल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ह्यूमन में तो ऐसे नहीं है कि अलग अलग जो हमारी अलग अलग सेल्स है या अलग अलग पार्ट है उनमें अलग अलग कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनी हुई है, स्पेसिफिक अलग से है कुछ ना कुछ कि वो हमारे रेस्पिरेशन कर सके। हमारे अंदर तो क्या है, लंग्स, एक लंग्स ही है, उसी के थ्रू जो लंग्स, नोज, ये जो हमारे रेस्पिरेटरी अभी हमने सारे के सारे डिस्कस किए थे ऑर्गन, वही है हमारे अंदर, वो सारा का सारा प्रोसेस होता है। ऐसे तो नहीं कोई स्पेशली अलग अलग पार्ट के लिए हमारी बॉडी को 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और हर एक पार्ट के लिए अलग अलग ऑर्गन्स है। जबकि यहाँ पर लीव्स में अलग अलग होते हैं। लीव्स में क्या होती है, स्टोमेटा होती है, इसलिए वो लीव्स में क्या होती है, स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। स्टेम्स में लेंटिसेल्स के थ्रू होता है और रूट्स में पूरा का पूरा जो रूट्स का सरफेस होता है उसी के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है डिफ्यूजन के थ्रू। तो इसलिए जब हम प्लांट्स में बात करेंगे तो प्लांट्स में ये सारे के सारे पार्ट्स होते हैं, लीव्स में स्टोमेटा, स्टेम्स में लेंटिसेल्स और रूट्स में पूरा का पूरा रूट सरफेस ही होता है रेस्पिरेशन के लिए और डिफ्यूजन के थ्रू होता है इन अलग अलग पार्ट्स में। जबकि हम इंसानों की बात करें डिफ्यूजन वहाँ पर सफिशिएंट नहीं है। अगर किसी को ये समझ ना आए तो आप जो इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो, वहाँ पर हमने एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर किया है। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और आज की जो वीडियो हमने जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किए हैं उनके शॉर्ट नोट्स भी देखेंगे और भी शॉर्ट नोट्स देखेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में भी अगर टाइम कम हो तो आप वो ही रिवाइज कर सकें। तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।